नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना सारनाथ साइबर सेल की टीम ने ट्रांसपोर्टर व्यवसायी की हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। प्राचीन कालीमठ में संगीत समारोह में सांसद व गायक मनोज तिवारी और भोजपुरी भजन सम्राट भरत शर्मा व्यास के भजनों पर झूमे भक्त। सपा के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मनाई गई प्रथम पुण्यतिथि। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर वरिष्ठ मनोचिकित्सक मनोज तिवारी ने इंटरनेट एडिक्शन को लेकर की चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। थाना सारनाथ साइबर सेल की टीम ने ट्रांसपोर्टर व्यवसायी की हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। थाना सारनाथ सर्विलांस व साइबर सेल की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली। टीम ने ट्रांसपोर्टर व्यवसायी की हत्या करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 2 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि विगत 14 जुलाई 2023 को सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर मोड़ के समीप ट्रांसपोर्टर राजकुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में लिप्त अभियुक्त को फरीदपुर अंडरपास के समीप से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 32 बोर की एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक कीपैड मोबाइल बरामद किया है। इसका खुलासा डीसीपी वरुणा जोन अमित सिंह ने किया। थाना सारनाथ के लेढ़ूपुर में राजकुमार यादव नाम के व्यक्ति की 14 जुलाई को यह हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनकी गोली मारी गई थी। बाद में 2 दिन बाद उनकी ट्रॉमा सेंटर में जाकर इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें बाकायदे जांच चल रही थी। इसमें जिन अभियुक्तों के खिलाफ ये मुकदमा लिखवाया गया था, उसमें से 2 अभियुक्त पहले जेल में भेजे जा चुके थे। एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें बाद में ये पूरे घटनाक्रम में आज उसमें जिन शूटरों के थ्रू हत्या करवाई गई थी, उनमें से 2 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया जो प्रकाश में आया है कि राजकुमार यादव की अपने भाई से किसी पारिवारिक वजह से दुश्मनी थी, जिसमें उसका भाई जो कि गाजीपुर जेल में बंद है, उसने अपने किसी साथी के थ्रू इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पे शूटर हायर किए गए और शूटर्स के द्वारा जो है ये हत्या कराई गई थी, जिसमें 2 शूटर्स को आज गिरफ्तार किया गया। बाकी की जानकारी की जा रही है और बाकी के बारे में जल्दी हम उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजेंगे। क्या आपराधिक इतिहास में इसमें जो आज जो जेल भेजा जा रहा है जालंधर साली, ये मर्डर के उसके खिलाफ मुकदमे हैं एवं अन्य भी मुकदमे हैं, जिसमें ये मर्डर के केस में 17 साल आजीवन कारावास की सजा भी काट चुका है। मऊ जनपद से मुकदमे इसके ऊपर है। साथ ही साथ ही मोहम्मद अहमद जिसको भेजा जा रहा है जेल, इसके खिलाफ विभिन्न जनपदों में आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, बिजनौर इत्यादि अलग अलग जनपदों में कम से कम 9 मुकदमे अभी तक हमारे प्रकाश में आए हैं जो इसके खिलाफ लिखे हुए हैं और ये भी अभ्यस्त अपराधी है। इन दोनों अभ्यस्त अपराधियों को आज जेल भेजा जा रहा है। क्या इस घटनाक्रम में अपराधियों के नाम सामने आ रहे हैं? इसमें और भी अन्य अपराधियों के नाम सामने आ रहे हैं। अभी हम उसको मीडिया के सामने नहीं रख रहे हैं, संवेदनशीलता है, क्योंकि इसमें शूटर्स के द्वारा हत्या की गई है। तो अन्य अभियुक्त जो हैं वो भी सातिर किस्म के हैं, वो भी भागे भागे फिर रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह टीमें दबिश दे रहे हैं। क्या चीज़ें बरामद की गई? इसमें जो मुकदमे में जो हत्या में प्रयुक्त जो है पिस्टल, वो बरामद हो गई है हमारे पास में। प्राचीन कालीमठ में आयोजित संगीत समारोह में सांसद व गायक मनोज तिवारी और भोजपुरी भजन सम्राट भरत शर्मा व्यास के भजनों पर भक्त झूम उठे। नक्सा स्थित प्राचीन कालीमठ में सोमवार की शाम सांसद व गायक मनोज तिवारी और भोजपुरी भजन सम्राट भरत शर्मा व्यास ने हाजिरी लगाई। दोनों दिग्गज कलाकारों के प्रशंसकों से मंदिर परिसर खचाखच भरा रहा। पहले भरत शर्मा व्यास का आगमन हुआ, उसके बाद मनोज तिवारी आए। दोनों ही कलाकारों के स्वागत में प्रशंसकों का हुजूम चुनरी और माला लेकर उनकी ओर बढ़ा। उन्होंने भी मंचासीन होने से पहले सभी की चुनरी और माला को स्वीकार किया। भक्तों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। इन दोनों कलाकारों ने अपने बहुचर्चित भजनों से माता के दरबार में हाजिरी लगाई। भरत शर्मा व्यास ने भोजपुरी के पारंपरिक अंदाज में भजनों के पुष्पों की माला मां को अर्पित की, तो मनोज तिवारी ने सुगम संगीत के रंग में देवी गीतों की चुनरी मां को ओढ़ाई। इससे पूर्व कन्हैया दुबे के संयोजन संचालन में प्रांजल ग्रुप के कलाकारों ने पंचनाद की प्रस्तुति से संगीत निशा का शुभारंभ किया। शांभवी सेठ, मांडवी सिंह और अंकिता ने कत्थक प्रस्तुत किए।
इस निशा में डॉक्टर अमलेश शुक्ला, स्नेहा अवस्थी आदि कलाकारों ने देर रात्रि तक हाजिरी लगाई। वहीं 3 दिवसीय संगीत समारोह की अंतिम निशा में माता काली का अड़भंगी श्रृंगार किया गया। 12 जायफल के साथ रजत नरमुंडों की माला आकर्षण का केंद्र रही। श्रृंगार महंत पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे ने किया। आरती प्रधान पुजारी पंडित विकास दुबे ने की। कहा गया है काली जी को कलयुग काली काल केवलम। काली जी हैं इस कलयुग में अपने भक्तों को तार सकने में सक्षम है। धन्यवाद। सपा के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। महान समाजवादी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं का जमावड़ा साहूबाग नाटिमली पर हुआ। श्रद्धांजलि सभा में अपने नेता को याद कर सभी की आंखें नम हो गई। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेताजी जीवन पर्यंत किसानों, नौजवानों, गरीबों, दलितों, मजदूरों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के हित के लिए संघर्ष करते रहे। नेताजी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों को आत्मसात किया और कहा था, देश की तरक्की समाजवाद के रास्ते से ही संभव है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष दिलीप डे ने कहा कि हम सभी को आज संकल्प लेना है कि नेताजी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे और उनके आदर्शों पर चलकर गरीबों, मजलूमों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के हित के लिए संघर्ष करेंगे। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से पूर्व महासचिव योगेंद्र यादव, डॉक्टर उमाकांत सिंह यादव, डॉक्टर दिलशाद अहमद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। आज हमारे महबूब नेता, हमारे आदर्श, गरीबों, मजलूमों के सजग प्रहरी रहे पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का आज प्रथम पुण्यतिथि है। निश्चित रूप से 1 वर्ष कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, क्योंकि आज भी लगता है कि नेताजी हम लोग के से बीच में ही है, यहाँ से गए नहीं है, क्योंकि उनकी नीति, उनकी नियत कितनी बढ़िया रही है। आज देख रहे होंगे सारे कार्यकर्ताओं में जितना जोश है, जितना उमंग है। सारे लोग चाहते हैं कि नेताजी हम लोग के बीच में से गए नहीं है, नेताजी हम लोग के बीच में है और हम लोग आज इस कार्यक्रम के तौर को याद कर रहे हैं। खाली ऐसे याद नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग इस बात के लिए प्रण ले रहे हैं, इस बात के लिए मन बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस मुल्क से, इस सूबे से, इस सड़ी गली सरकार, इस बेईमान हुकूमत को हम लोग किसी भी तरह से इसको बदलेंगे, इसको हटाएंगे और आज के इस कार्यक्रम की सार्थकता यही होगी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर वरिष्ठ मनोचिकित्सक मनोज तिवारी ने इंटरनेट एडिक्शन को लेकर चर्चा की। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है।
इस वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम मानसिक स्वास्थ्य सार्वभौमिक मानवाधिकार है, जिसका अर्थ है हर व्यक्ति को अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का अधिकार है। इस संदर्भ में बीएचयू के वरिष्ठ मनोचिकित्सक मनोज तिवारी ने कहा कि आधुनिक समय में इंटरनेट का अधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अधिक चुनौती दे रहा है। इंटरनेट एडिक्शन होने पर व्यक्ति बिना किसी कार्य के भी इंटरनेट पर समय व्यतीत करता रहता है और यदि उसे इंटरनेट से वंचित कर दिया जाए तो उसमें घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, तनाव, बिना कारण क्रोध करना इत्यादि लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने इंटरनेट एडिक्शन के कई दुष्प्रभाव बताए, जिसमें मुख्य रूप से हाथ दर्द, सिर दर्द, आंखों में दर्द, गर्दन एवं पीठ में दर्द, अनियमित दिनचर्या, नींद में गड़बड़ी, भूख न लगना, रोग प्रतिरोधक का कम होना, डिप्रेशन, एकाग्रता में कमी व अन्य बातें शामिल रहीं। उन्होंने इसके बचाव के लिए भी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि दिनचर्या को नियमित रखें, मोबाइल हाथ एवं पॉकेट में न रखें, सोते समय मोबाइल बिस्तर से दूर रखें, रात में खाना खाने के बाद मोबाइल न चलाएं, परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करें। इस बचाव के उपायों को अपनाने के बाद भी यदि व्यक्ति इंटरनेट एडिक्शन से छुटकारा नहीं पा रहा है तो उसे प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक से सहायता लेनी चाहिए। जो है आज जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, जिसका विषय है कि मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है, यानी हर व्यक्ति को अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का अधिकार है। आज का जो विषय है पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है वो कि इंटरनेट एडिक्शन एवं मेंटल हेल्थ। तो इंटरनेट के एडिक्शन के कारण लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक समय तक जो है लोग बिना कारण के इंटरनेट पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण वो अपना जो काम धाम है उस पर ठीक से कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं और बहुत अधिक समय तक इंटरनेट पे समय व्यतीत करने के कारण संबंधों में भी खटास आ रहा है। लोग अपने इंटरनेट पे लगे रहने के कारण अपने परिवार को, अपने बच्चों को उचित समय नहीं दे रहे हैं, जिससे उनके परिवार एवं बच्चों में भी तमाम दिक्कतें देखने को मिल रही है। दूसरा जो एक दिक्कत आ रहा है कि लोग जो काम कर रहे हैं उनके निष्पादन में कमी आ रही है। जो काम वो लोग पहले अच्छे से कर पा रहे थे अब उसको अच्छे से करने में वो सक्षम नहीं है। और इंटरनेट एडिक्शन के जो शिकार हैं वो 12 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के जो उम्र वाले लोग हैं वो सर्वाधिक है। जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि यही उम्र ऐसा है जो कि व्यक्ति अपने आप को अच्छे से बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो सबसे उत्पादकता वाला समय है जो कि इंटरनेट एडिक्शन के कारण नष्ट हो रहा है। तो इंटरनेट एडिक्शन का बढ़ने का जो कारण है वो सबसे पहला कारण है कि जो मोबाइल की अवेलेबिलिटी हो गई इजीली, इंटरनेट का जो पैक है वो सस्ता हो गया। तीसरा जो है कि एकांकी परिवार हो गया, लोगों को दूसरों से मिलने जुलने बातचीत करने का अवसर नहीं होने के कारण लोग अपने को मोबाइल पे अटैच कर रहे हैं। ये सब कारण है जिससे लोग जो है मोबाइल एडिक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। जो लक्षण आ रहे हैं, जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं वो सर दर्द है, जो है आँख की समस्या है, भूख कम लगना है, वज़न बढ़ना है, एकाग्रता में कमी है, पढ़ाई लिखाई या काम में मन नहीं लगना, ये सब इसके दुष्प्रभाव हैं। और जो यदि हम लोग इसके बचाव के उपाय की बात करें तो सबसे पहले विषय ये है कि मोबाइल हम लोग तभी अपने पास रखें जब हमें काम हो। जब हमारे पास मोबाइल का कोई काम ना हो तो हम जो है अपना जो मोबाइल है वो दूर रखें, पॉकेट या हाथ में ना रखें। दूसरा वो जो है जो इंटरनेट है, जो रिचार्ज है वो छोटा रिचार्ज करें, उतना ही रिचार्ज करें जितना कि काम हो। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो युवा हैं वो केवल अपना जो नेट पैक है वो ख़त्म करने के चक्कर में मोबाइल पे लगे रहते हैं, जिससे कि एडिक्शन होने के चांसेस बहुत अधिक है। तीसरा, यदि घर में पढ़ने के लिए बच्चों को मोबाइल दिया जाए, इंटरनेट की सुविधा दिया जाए, तो पेरेंट्स को चाहिए कि बीच बीच में उसको चेक करते रहें कि जो है जो बच्चे उपयोग कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी कुछ छोटी छोटी उपाय हैं जो कि समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि लोगों को इससे बचाया जा सके। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशीपुरा की रामलीला में धनुष यज्ञ लीला का भव्य मंचन हुआ।
काशीपुरा की रामलीला के 6वें दिन धनुष यज्ञ के लीला का मंचन बहुत ही भव्यता के साथ हुआ। देश देशांतर के 10,000 राजा सीता स्वयंवर में सीता को वरण करने के लिए आए, पर शिव धनुष तोड़ना तो दूर, उसे हिला तक नहीं पाए, जिसे प्रभु श्री राम ने गुरु के आशीष को लेकर बहुत ही सहज और आसानी के साथ चाप ही नहीं वरन उसे अपने हाथों से तोड़ दिया। धनुष टूटने पर परशुराम द्वारा कुपित होना, लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम के साथ संवाद बहुत उत्तेजित रहा। अंत में श्री राम प्रभु द्वारा परशुराम जी को अपना विराट परिचय देकर उनका क्रोध शांत किया गया। अंत में आरती के साथ आज की रामलीला का समापन हुआ। बहुत सुंदर रामायण की चौपाइयों के बीच कथा प्रसंग का मंचन हुआ। रामलीला में रामायणी महंत अशोक कसेरा, महामंत्री अरुण कसेरा, कोषाध्यक्ष अमित कुमार, प्रकाश कसेरा सहित काफी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। श्री काशीपुरा रामलीला समिति के तत्वाधान में यहाँ रामलीला संपन्न कराया जाता है। ये 28 दिवसीय कार्यक्रम हमारा चलता है। आज 6ठा दिन का कार्यक्रम है, जिसमें धनुष यज्ञ और परशुराम संवाद का लीला मंचन कराया जाएगा। क्या खास होता है इस लीला में आपके? आज धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, जिसमें शंकर भगवान के धनुष को श्री राम जी तोड़ते हैं और सैकड़ों राजाओं को घमंड को चूर करते हुए सीता जी को वहन करते हैं। आगे कैसे समापन करते हैं? यहाँ से धनुष टूटने के बाद परशुराम जी आएंगे, उनसे लक्ष्मण जी का संवाद होगा, जिसमें परशुराम जी का घमंड लक्ष्मण जी तोड़ेंगे। वहाँ से लीला की आज की लीला वहाँ समाप्त हो जाएगी। कल की लीला राम विवाह की होगी। इसके बाद कब समापन होगा आपकी? इसकी कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन इसका समापन होगा राम राज्याभिषेक के साथ। कोऑप्टेक्स द्वारा दशहरे और दिवाली पर चलाई जा रही विशेष ऑफर की शुरुआत हुई। कोऑप्टेक्स तमिलनाडु सरकार के एक एंटरप्राइजेस के रूप में जाना जाता है, जो अपने 150 राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से पिछले 88 से अधिक वर्षों से अपने राष्ट्रव्यापी ग्राहकों की सेवा कर रहा है। कोऑप्टेक्स भी अपने मूल्यवान ग्राहकों के बदलते स्वाद और फैशन के रुझान के अनुरूप नए डिजाइन और पैटर्न जारी करके सबसे आगे है। वाराणसी शहर में ग्राहकों के लिए अपने विशेष रेशम और कपास उत्पादों के हथकरघा उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए इसने विशेष रूप से आधुनिक वातानुकूलित शोरूम खोला है। कुबेर कॉम्प्लेक्स रथ यात्रा में ये शोरूम है। यहाँ ग्राहक पारंपरिक तमिलनाडु हैंडलूम सिल्क और कॉटन साड़ियां तमिलनाडु के बुनकरों द्वारा आकर्षक रंग संयोजन से निर्मित विभिन्न हथकरघा जैसे कालीन, तौलिए, रेडीमेड शर्ट आदि खरीद सकते हैं। इस दशहरे और दिवाली त्योहार के लिए सेल्स कोऑप्टेक्स ने सभी के लिए 30 नवंबर तक की अवधि तक सभी उत्पाद पर 20 से 30% तक की विशेष पेशकश लागू की है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने शोरूम में दशहरे और दिवाली के शुभ अवसर पर डॉक्टर पी नरसू, निदेशक भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में एमएन रमेश, क्षेत्रीय प्रबंधक कोऑप्टेक्स, पी बालामुरुगन, अनुज डिडवानिया आदि लोग शामिल रहे। तमिलनाडु में बुनकर लोगों के द्वारा एक सहकारिता के माध्यम से सोसाइटी बना के वहीं इनकी जो ये साड़ी और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे रखी हैं इनको बनाया जाता है और सरकार की मदद से ये अलग अलग राज्यों में इनका शोरूम रहता है। और अभी दशहरा के दृष्टिगत अब की बार ये अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ पे दे रहे हैं और क्योंकि बुनकरों से जुड़ा हुआ है, सहकारिता से भी जुड़ा हुआ है, तो आज इसलिए जो दशहरा सेल के पहले इनके द्वारा आमंत्रण दी गई, सो उसमें मैं आया हूँ। ये है कोऑप्टेक्स शोरूम सिगरा पे कुबेर कॉम्प्लेक्स पे है। इसमें अभी दिवाली और दसरा का 30% डिस्काउंट उद्घाटन के लिए हमारे डीएम साहब आए हुए हैं। इनमें डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, सब स्पेशल प्रोडक्ट है। जो वैराइटीज़ यहाँ मिलता है वो बाहर हमारा बनारस में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का
अपने आप दुकान है, गवर्नमेंट का दुकान है। इसमें कई स्पेशल वैरायटीज़ दिए हुए हैं। इसमें इनका सिल्क रेशम का सैरीज लेंगे तो उसमें जरी का क्वालिटी अथेंटिकेट करके एक कार्ड भी दे रहे हैं। इसमें जितने ग्राम जरी है करके वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उसमें आप बाद में यूज़ करने के बाद वो जरी निकाल भी सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं, ये एक सुविधा है। इसके अलावा नॉर्मली सिल्क साड़ी बहुत स्टिफनेस होती है, लेकिन यहाँ सॉफ्ट सिल्क साड़ीज़ करके एक स्पेशल साड़ी ये बना रहे हैं, तमिलनाडु से बना के लेके आकर यहाँ रखा है। उसमें वो स्टार्चेस नहीं होती है, इसका वजह से बहुत सॉफ्ट रहती है, हल्का भी होती है, आप नॉर्मल वॉश भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, सिल्क साड़ी को ड्राई वॉश करना पड़ेगा, बहुत संभालना पड़ेगा, लेकिन ये सॉफ्ट सिल्क साड़ी को संभालने का भी आसान है और ऑफिस गोयर्स के लिए भी बहुत आसान है। और रेट देखेंगे तो बहुत सस्ता है। सस्ता होने के बावजूद वो 30% छूट भी दे रहे हैं। इसका वजह से आम आदमी इसका फ़ायदा उठा सकता है। लगभग कितने से कितने तक रेंज के आपके पास में? इनका वो सिल्क साड़ी देखेंगे तो सिर्फ 10,000 से बहुत बढ़िया सिल्क साड़ी मिलते हैं। नॉर्मली बनारस साड़ी आप लेते समय कम से कम 20,000 देना पड़ेगा अच्छा साड़ी के लिए। यहाँ 10,000 से शुरुआत होती है। अगर कॉटन और कोरा मिलाकर, इसका मतलब कॉटन और सिल्क मिलाकर कोरा सिल्क कहते हैं, वो कोयम्बतूर से स्पेशली बना के आया है। उसको देखेंगे तो और नीचे पड़ेगा 6,000 से भी मिलता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के निमित्त महामना मंडल द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। भिदैनी शक्ति केंद्र के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन अधिनियम के निमित्त महामना मंडल द्वारा आयोजित एक पैदल मार्च वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली 80 से निकाला गया, जिसमें अधिक संख्या में महिला मोर्चा की सदस्याओं ने शामिल होकर लोगों से जनसंपर्क कर अधिनियम के महत्व को समझाया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा की नम्रता चौरसिया रहीं। इस दौरान महानगर उपाध्यक्ष डॉ गीता शास्त्री, आशा सिंह सहित मंडल की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता की गरिमामयी भागीदारी रही। आज रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पे नारी शक्ति वंदन यात्रा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 33% आरक्षण की बात कही और उसको राज्यसभा और लोकसभा में पारित कराया और कुछ ही समय में वो लागू भी हो जाएगा, उसी को लेके प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर की महिला मोर्चा की बहनों के साथ हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली से पुष्पार्चन करते हुए। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य ये है कि जब प्रधानमंत्री जी हम बहनों के लिए इतना सोचते हैं तो हम बहनों को भी कुछ न करना चाहिए। तो एक पत्रक आया हुआ है केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा, योजनाओं का धन्यवाद पत्र है एक तरह से। वो हम हर घर तक संपर्क करेंगे, बहनों के बीच में जाएंगे, इन योजनाओं के बारे में उनको बताएंगे। अगर कोई भी बहन ऐसी छूट गई है, उनको जानकारी नहीं है कि महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं हैं केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो उस बहन को भी उस योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा हम सब प्रयास करेंगे। किस तरह की योजना है? योजना जितनी भी महिलाओं के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाएं, चाहे वो आवास हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे उज्ज्वला हो, प्रयास तो रहता है कि हर एक घर तक योजनाओं का लाभ मिले महिलाओं के द्वारा जो आया हुआ है। लेकिन अगर फिर भी कहीं छूटता है तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं। और ये जो पत्रक है नारी शक्ति वंदन, आप देखिए ये पत्रक ही ऐसा आया हुआ है, तो इस पत्रक को हर घर तक हम कार्यकर्ताओं का पूरा एक विजन है कि हम इसे हर घर पहुंचाएं। आज किस तरह कार्यक्रम होने वाला है? आज का कार्यक्रम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 33% जो महिला आरक्षण लागू किए हैं, उस उपलक्ष्य में हम लोग का 18 कार्यक्रम चला है। उसमें हम उनके स्वागत, वंदन और अभिनंदन, धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हर एक शक्ति केंद्र से हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं कि हर एक शक्ति केंद्र से फिर मंडल में आएंगे। और एक तरह से समझिए कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है, साथ साथ दोनों कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि महिलाओं को और पत्रक भी हम लोग को मिला है कि उसको भी बांटिए। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का महिलाओं के प्रति इतना कार्यक्रम और आपका योजना है, लाभ है, तो सब मिलता है, महिलाएं भी उत्सुक है और ये लोग कार्यक्रम में उत्साह के साथ आती हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ एक हुआ कि एक हमारी झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थल से ही शुरुआत किया जाए महामना मंडल में। ऐसे हर मंडल में कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारे इस महामना मंडल से यहीं से शुरुआत है और हम लोग हर शक्ति केंद्र में जाते हुए समझाते हुए महिलाओं को और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और 24 का पूरा हम लोग स्वागत के साथ अपने प्रधानमंत्री जी का
आने का पूरा स्वागत के साथ हम लोग हैं। डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संदर्भ में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। सांस्कृतिक क्षेत्र में भाषा, साहित्य और मीडिया की भूमिका का विस्तार पूर्वक अवलोकन करने के उद्देश्य से डीएवी पीजी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग द्वारा आगामी 12 एवं 13 अक्टूबर को सांस्कृतिक अध्ययन, भाषा, साहित्य एवं मीडिया विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी में भारत के अलावा विदेशों के विद्वान भी विचार रखेंगे। कार्यक्रम समन्वयक डॉ इंद्रजीत मिश्रा ने बताया कि इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में पोलैंड, इंग्लैंड, रूस, यूक्रेन, नेपाल आदि देशों के वक्ता एवं प्रतिभागी दोनों शामिल होने जा रहे हैं, जो संस्कृति के विविध आयाम पर चर्चा करेंगे। 12 अक्टूबर गुरुवार को उद्घाटन सत्र में ICSSR के सदस्य सचिव प्रोफेसर धनंजय सिंह मुख्य अतिथि होंगे। जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने विषय के बारे में विस्तार रूप से चर्चा की, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये विषय आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विषय का दायरा बहुत बड़ा दायरा है। इसमें जाति, रेस, नेशनैलिटी विभिन्न मुद्दे आते हैं और ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे हम सभी का लेना देना है, चाहे हम अंग्रेजी विषय के हों या ना हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस से, इस 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया कि यूक्रेन, रसिया, प्रोफेसर धनंजय सिंह जो कि ICSSR मेंबर सेक्रेटरी हैं, सुमित अवस्थी जी जो NDTV के एसोसिएट एडिटर हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वैलिडिक्टरी फंक्शन में। सो इस कार्यक्रम से जुड़े हर व्यक्ति, हर पार्टिसिपेंट लाभान्वित होगा और एक विषय पे ये सार्थक चर्चा होगी। मुख्य रूप से जो भाषा का रोल है वो सिनेमा में, मीडिया में और साहित्य में, इसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस तरह के कल्चरल पैराडाइम हमारे संस्कृति में अब नए रूप ले रहे हैं, उनका क्या उपयोगिता है, कहाँ तक वो सार्थक हैं, कहाँ तक ये सार्थक है, इन सब विषयों पे चर्चा होगी। और हमारे सभी जो रिसोर्स पर्सन हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मेंबर सेक्रेटरी ICSSR लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं। जैसा मैंने बताया, सुमित अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, अनुराग दवे हैं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जर्नलिज्म से हमारे साथ जुड़ेंगे, तथा विभिन्न देशों के लोग, रसिया, यूक्रेन और नेपाल से हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। सो हमें आशा है कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही लाभदायी होगा। सर 12 और 13 तारीख को हम लोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें हमारे डेलीगेट्स पोलैंड से हैं, UK से हैं, यूक्रेन से हैं और ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम कल्चर स्टडीज़ की बात करेंगे। कल्चर स्टडीज़ जो विषय है बहुत इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस का है, डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसमें हम कल्चर के साथ जो कुछ भी कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे कि कैसे कल्चरल पॉलिटिक्स होती है, कैसे कल्चरल डोमिनेशन होता है, कैसे कल्चर को रिफॉर्म और प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे गवर्निंग क्लास वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करता है कल्चर के नाम पे। ये सारे डिस्कशंस होंगे और कल्चरल वैल्यूज़ की बात की जाएगी कि जो हमारा इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ है उसको हम कैसे अपहोल्ड करें और कैसे भविष्य में उसको संजो के रखें जो हमारी असली थाती है। कहाँ के लोग आ रहे, कितना इससे लाभ मिलेगा? इसमें करीब 125 एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास आए हैं स्कॉलर्स और टीचर्स के, रिसर्च स्कॉलर्स और टीचर्स के ऑल ओवर इंडिया से। हैदराबाद से है, उड़ीसा से है, MP से है और राजस्थान से है, लखनऊ से है, रशिया, यूक्रेन और पोलैंड, नेपाल, इन देशों के प्रतिनिधि आएंगे और अपनी बात यहाँ पे करेंगे और अपने हिसाब से कल्चरल स्टडीज़ को डिफाइन करेंगे। इस आयोजन से हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को बहुत लाभ मिलेगा और हमारे टीचर्स कम्युनिटी को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि न्यू एरिया ऑफ स्टडी है। ये एक्चुअली इंग्लैंड में इस्टेब्लिश हुआ था 1960s में।
और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डाइवर्सिफाइड फील्ड है जिसमें बहुत सारे रिसर्च वर्क हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स बेनिफिटेड होंगे और सबसे बड़ी बात कि जनरल मासेस को ये पता चले कल्चरल पॉलिटिक्स क्या होती, कल्चर को कैसे कल्चर का सहारा, कोई कल्चर इनोसेंट नहीं होता, सारे कल्चर में पावर इन्वॉल्व होता है और उस पावर की प्रैक्टिस कल्चर के माध्यम से, कल्चर क्या है, आइडियोलॉजी है, कल्चर क्या है, एक तरह का व्यू पॉइंट है जो दूसरों पे इम्पोज किया जाता है। हमेशा छोटा ग्रुप बड़े ग्रुप को अपने अंदर में रखता है, अपने अंडर में उसको कंट्रोल करता है, उसी को कल्चरल पॉलिटिक्स कहते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना सारनाथ साइबर सेल की टीम ने ट्रांसपोर्टर व्यवसायी की हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। प्राचीन कालीमठ में संगीत समारोह में सांसद व गायक मनोज तिवारी और भोजपुरी भजन सम्राट भरत शर्मा व्यास के भजनों पर झूमे भक्त। सपा के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मनाई गई प्रथम पुण्यतिथि। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर वरिष्ठ मनोचिकित्सक मनोज तिवारी ने इंटरनेट एडिक्शन को लेकर की चर्चा। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।